हेलो दोस्तों, कैसे हो। हम पढ़ रहे थे दोस्तों 11th क्लास की बेसिक केमिस्ट्री और हम पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में सामान्य नाम पद्धति, कॉमन नेम सिस्टम पढ़ रहे थे दोस्तों हम। और मैंने आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का नामकरण सिखा रहा था मैं आपको दोस्तों। ध्यान करो, मैंने संतृप्त हाइड्रोकार्बन CH4 इसका नाम बताया था मेथेन। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में कहा था एल्केन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का जब नाम लिखते हैं पहले कार्बन की संख्या के आधार पर एल्क लिखते हैं। इसमें कार्बन की संख्या 1 है तो एल्क क्या लिखोगे, मैथ, और पीछे क्या लगा दोगे, एन। इस वीडियो को समझने के लिए पिछली वीडियो जरूर देखनी है आपको, है ना। दूसरा बताया था मैंने आपको C2H6, ये भी एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें CH2 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा। इसका ये तो अणुसूत्र है, संरचना सूत्र CH3 ये इसका संरचना सूत्र है। इसका नाम लिखें तो पहले हमें लिखना है एल्क, और एल्क लिखा जाता है दोस्तों कार्बन की संख्या के आधार पर। इसमें कितने कार्बन हैं, 2, तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, एथ, और पीछे क्या लगा देंगे, एन, तो इसका नाम बन गया एथेन। इस तरह से लिख सकते हैं। तीसरा, इसमें फिर CH2 जोड़ो, क्या आएगा, C3H8। ये अणुसूत्र है, संरचना सूत्र बनाएं। कार्बन कितने, 3, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, बाकी हाइड्रोजन लगाओ। यहाँ एक बंद बना रहा है तो कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, क्योंकि कार्बन 4 बंद बनाता है। यहाँ कार्बन 2 बंद पहले से बना हुआ है तो 2 बंद हाइड्रोजन से। यहाँ हाइड्रोजन कितने आएंगे, 3, बन गया C3H8। नाम लिखेंगे 3 कार्बन के लिए, क्या लिखोगे, प्रोप, और पीछे एन। भाई एल्क लिखोगे, 3 कार्बन है तो एल्क क्या आएगा, प्रोप, पीछे क्या लगाओगे, एन, तो इसका नाम बन गया प्रोपेन। तो यहाँ तक तो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका था। जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं वो पिछली वीडियो को जरूर देखें, तब ये समझ में आएगा। नेक्स्ट एल्केन की ओर बढ़ते हैं। इसमें CH2 जोड़ो, क्या आएगा, C4H10। CH2 जोड़ेंगे तो C4 हो जाएंगे, H2 जोड़ोगे तो 2H जोड़ोगे तो H10 हो जाएगा। संरचना सूत्र बनाते हैं। कार्बन 3 नहीं, कार्बन 4। अब हाइड्रोजन जोड़ने हैं। ये कार्बन 1 बंद बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे इससे। कार्बन 4 बंद बनाता है। जब ये कार्बन 1 बंद बनाए हुए है तो 3 बंद हाइड्रोजन से बना रहा होगा। ये कार्बन 2 बंद बनाए हुए हैं तो 2 बंद किससे बना रहा होगा, हाइड्रोजन से। ये अणुसूत्र है, ये संरचना सूत्र बना रहा हूं मैं। ये कार्बन से 2H और इस कार्बन से 3H। क्लियर। एक तो ऐसा हो सकता है ये C4H10, और एक C4H10 ऐसा भी तो हो सकता है। क्या इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है? तो ये भी तो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और ये भी तो C4 और H 3 6 3 3 9 3 6 9 और 1 10, ये भी तो C4H10 है। मतलब इन दोनों का अणुसूत्र ये है। मतलब C4H10 जो होता है इसके 2 संरचना सूत्र होते हैं। ये संरचना सूत्र हैं, लास्ट वीडियो में बताया है। तो C4H10 के 2 संरचना सूत्र होते हैं, एक ये और एक ये। मतलब ये 2 अलग अलग संरचनाओं में मिलता है, एक ऐसी संरचना में और एक ऐसी संरचना में। नाम लिखते हैं हम तो वही तरीका हमारा है। तो एल्केन, ये पहले एल्क लिखेंगे। कार्बन की संख्या कितनी है, 4, तो 4 के लिए एल्क क्या लिखोगे, ब्यूट, और पीछे क्या लगाओगे, एन, ब्यूटेन। ठीक है। अच्छा, इसका भी नाम है, फिर तो ब्यूटेन ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी कार्बन संख्या 4, तो पहले एल्क ब्यूट, अब पीछे क्या लगाओगे, एन। तो यार दोनों ही ब्यूटेन है क्या, मीन की हैं दोनों ही ब्यूटेन, पर दोनों के नाम में अंतर करना होगा। मेरी बात सुनो, यदि किसी कार्बनिक यौगिक के संरचना सूत्र, मैं जैसे कहूँ, यदि किसी कार्बनिक यौगिक का अणुसूत्र, कार्बनिक यौगिक दे रखे हों और उनका अणुसूत्र समान हो और संरचना सूत्र अलग अलग हों,
सिंपल भाषा में कहूँ, यदि कोई कार्बनिक यौगिक 2 या 2 से अधिक संरचनाओं में मिले, जैसे ये कार्बनिक यौगिक C4H10 2 संरचनाओं में मिलता है, यदि कोई कार्बनिक यौगिक दोस्तों 2 या 2 से अधिक संरचनाओं में मिले तो उनके नाम में अंतर करने के लिए एन, आइसो व नियो शब्द प्रयुक्त करते हैं। कौन से शब्द? एन, आइसो और नियो। भाई दोनों के नाम में अंतर होना चाहिए। क्या दोनों का सामान्य नाम ब्यूटेन है? गलत। थोड़ा बहुत दोनों के नाम में अंतर होना चाहिए। और नाम में अंतर करने के लिए कौन से शब्द काम में लिए जाते हैं? एन, आइसो व नियो। ध्यान रख लो, यदि कोई कार्बनिक यौगिक है 2 या 2 से अधिक संरचनाओं में मिलता है तो उनके नाम में अंतर करने के लिए कौन से शब्द काम में लेते हैं? एन, आइसो व नियो। यदि कार्बनिक यौगिक सीधी श्रृंखला वाला है, बिल्कुल स्ट्रेट श्रृंखला वाला है, तो एन शब्द काम में लेंगे। ठीक है, तो इसका नाम बन गया एन ब्यूटेन। और यदि किसी कार्बनिक यौगिक में, ढंग से सुनना, सेकंड कार्बन पर, देखो ये फर्स्ट कार्बन, नंबरिंग आपके मन में आए जहाँ से करो, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, सेकंड कार्बन पर एक CH3 जुड़ रहा हो। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में सेकंड कार्बन पर एक CH3 जुड़ रहा हो तो वहाँ हम आइसो शब्द काम में लेंगे, तो इसका नाम बन जाएगा आइसोब्यूटेन। क्लियर कर लो मेरी बात। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में सीधी श्रृंखला वाला है, स्ट्रेट लाइन, समझ गए, अनब्रांच्ड है, तो एन, विभेद करने के लिए, अंतर करने के लिए एन, नाम में अंतर करने के लिए। और यदि सेकंड, ये तो शाखित है, इसमें शाखा है, ये शाखा छट रही, इधर से नंबरिंग करके देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो सेकंड कार्बन पर आपको एक CH3 जुड़ा हुआ होगा, दिखेगा। कहीं से भी नंबरिंग कर लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो सेकंड कार्बन पर आपको एक CH3। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में सेकंड कार्बन पर एक CH3 जुड़ रहा हो तो आइसो लगा देना, और अगर सेकंड कार्बन पर 2 CH3 जुड़ रहे हो तो नियो लगाना। ठीक है, तो इसका नाम है एन ब्यूटेन और ये आइसोब्यूटेन। क्लियर कर लो भाई। आप एल्केनों के नाम देख रहे हो, सामान्य नाम, ये है मेथेन, ये एथेन है, ये प्रोपेन है, ये एन ब्यूटेन है और ये आइसोब्यूटेन है। यहाँ एन क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक संरचनाओं में नहीं मिलता, एक ही संरचना में मिलता है। अगर कोई कार्बनिक यौगिक 2 या 2 से अधिक संरचनाओं में मिलता है तो लगते हैं एन, आइसो, नियो। नहीं तो यहाँ पर एन मत लगा देना, लड़का नियम निकालता है अपने मन से। देखो साहब सीधी श्रृंखला वाला है, एन लगाऊंगा। अरे यार, अगर ये कार्बनिक यौगिक 2 या 2 से अधिक संरचनाओं में मिलता तो आप एन लगाते, मैं मना नहीं करता, पर अब एन नहीं लगाओगे। क्लियर? अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट मेंबर, इसको अगर नोट करना चाहो तो फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, कल से आगे। ठीक है, नेक्स्ट मेंबर लिखे नंबर 5, तो आएगा वो C5H12। आपको CH2 जोड़ना है। क्या जोड़ना है? CH2। नेक्स्ट मेंबर निकल आएगा C5H12। एल्केनो का नेक्स्ट मेंबर नंबर 5 कौन सा आएगा? C5H12। ये तो अणुसूत्र है। ये 3 तरह के संरचनाओं में मिलता है। एक संरचना इसकी ऐसी होती है जिसमें कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं। CH3, यहाँ 2 H लगेंगे, CH2, यहाँ भी 2 H, क्योंकि 2 बंद पहले से बने हुए हैं, और यहाँ 3 H, ये CH3। एक इस तरह का मिलता है, ये समझ गए मेरे बात को। अरे कार्बन की संख्या टोटल कितनी है? 5। एक ऐसा मिलेगा इसमें एक शाखा होगी, H लगा लो, CH3, CH, CH3, CH2 और CH3। और एक इस तरह की संरचना में मिलता है, समझ गए होंगे। कार्बन 5 है तो 2 शाखा वाला, ये बिना शाखा का, इसमें शाखा नहीं है, ये 1 शाखा वाला, ये 2 शाखा वाला, CH3, CH3, CH3 और CH3। यहाँ पर H लगेगा ही नहीं क्योंकि कार्बन 4 बंद बनाता है, पहले से बनाए हुए हैं। तो ये 3 संरचनाओं में मिलता है। अब इनके नाम लिखते हैं। पहले तो एल्केन, ये सभी एल्केन हैं। कार्बन श्रृंखलाओं के बीच में, कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सभी एल्केन हैं। 5 कार्बन है तो पेंट, और पीछे क्या लगाओगे? एन, सभी पेंटेन हैं। 5 कार्बन है, सभी पेंटेन हैं। क्लियर? अब यार तीनों किसी कार्बनिक यौगिक अगर 2 या 2 से अधिक संरचनाओं में मिले तो नाम में विभेद करने के लिए अभी आपसे कहा है
एन आइसोबेनियो शब्द लगाते हैं। ये सीधी श्रृंखला वाला है तो एन पेंटेन हो जाएगा ये। इसमें फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर आपको एक CH3 दिख रहा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो यहाँ आइसो लगाएंगे, ये है आइसोपेंटेन। और यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड कार्बन पर आपको 2 CH3 दिख रहे होंगे, तो यहाँ क्या लगाओगे, नियो। अरे फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड कार्बन पर 2 CH3 दिख रहे होंगे, नियो। तो समझ गए। तो ये है एन पेंटेन, ये इनके एक सामान्य नाम है, कॉमन नेम। ये आइसोपेंटेन और ये नियोपेंटेन, आपको यहाँ तक याद रखने हैं। क्लियर। तो ये हमने पढ़े संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के सामान्य नाम। अब इसके बाद पढ़ोगे आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के सामान्य नाम। पर उससे पहले वीडियो को पॉज करके दोस्तों इसे नोट कर लो। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं ये तो संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के बारे में पढ़ा आपने। अब पढ़ोगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का सामान्य नामकरण। असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का सामान्य नामकरण। देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनमें आपको पता ही है कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोस्तों 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो द्विबंध युक्त और एक त्रिबंध युक्त। तो पहले हम पढ़ेंगे द्विबंध युक्त, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का नामकरण। तो आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का नामकरण तो पढ़ ही रहे हैं, पर पहले कौन से, द्विबंध युक्त। द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का नामकरण पढ़ोगे। मेरे शब्दों को ढंग से सुनना। द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एल्काइलिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एल्काइलिन। लड़के सोच रहे थे कि इन्हें एल्कीन कहते हैं, गलत बात। द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एल्कीन नहीं एल्काइलिन कहते हैं, मतलब इनके सामान्य नाम क्या है, एल्काइलिन। तो द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एल्काइलिन कहते हैं, एल्कीन नहीं। फिर सुन लो क्या कहते हैं, एल्काइलिन। अब एग्जाम्पल देखो, तो वही पैटर्न होगा, पहले आपको एल्क लिखना है कार्बन की संख्या के आधार पर और पीछे आइलिन लगा देना है। जैसे एल्केनों के नामकरण में करते थे, पहले एल्क पीछे एन, ऐसे एल्काइलिनों के नामकरण में पहले एल्क पीछे आइलिन। समझ गए, मतलब नामकरण ऐसे करना है, पहले एल्क लिखना है प्लस फिर क्या लगाना है, आइलिन। इस तरह से नामकरण करना है, पहले एल्क फिर आइलिन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इसका फर्स्ट मेंबर देखते हैं। एल्काइलिनों का फर्स्ट मेंबर होता है, ध्यान करो, C2H4, ये है फर्स्ट मेंबर। ये इसका अणुसूत्र संरचना सूत्र बना है, तो कार्बन 2 है और ये तो फिक्स है कि इनके बीच में डबल बॉन्ड होगा क्योंकि आप द्विबंध वाले पढ़ रहे हैं। तो यहाँ 2 H उड़ेंगे क्योंकि कार्बन 4 बंध बनाता है, 2 बंध बनाए बने हुए हैं। ये है C2H4। अब इसका नाम लिखना है आपको, इसमें कार्बन 2 हैं, सामान्य नाम। तो 2 के लिए एल्क लिखो, पहले 2 के लिए कौन सा एल्क होता है, एथ, और पीछे आइलिन लगा दो, तो इसका नाम बन जाएगा एथाइलिन। अपने आप बनेगा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो समझ रहे हैं, रट थोड़ी रहे। पहले एल्क पीछे आइलिन, एथाइलिन। नेक्स्ट एग्जांपल, ये फर्स्ट मेंबर। सेकंड मेंबर निकालना हो तो आपको पता ही है, फर्स्ट मेंबर याद रखो आप। तो एल्काइलिन जो होते हैं उनका फर्स्ट मेंबर C2H4 है। सेकंड मेंबर निकालना है तो CH2 जोड़ दो, क्या आ जाएगा, CH2 जोड़ने पर CH3H6 आ जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर बनाए C कहीं ना कहीं कार्बनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आएगा, सही बात है ना।
बाकी हाइड्रोजन जोड़ लो, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 3, अपने आप बन जाएगा संरचना सूत्र। कार्बन 3 हाइड्रोजन 6, नाम लिखो। 3 कार्बन है तो क्या लिखूं बताओ मैं? एल्क क्या लिखूं? प्रोप। अरे एक के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, भूल गए क्या? प्रोप। और पीछे क्या लगाओगे? आइलीन, तो इसका नाम बन गया प्रोपाइलीन। सही है? क्या नाम है इसका? प्रोपाइलीन। क्लियर? नंबर 3, नेक्स्ट मेंबर C4H8, CH2 जोड़ दो। ये 3 तरह की संरचना मिलता है, देखो आप पहले। एक तो ऐसा मिलेगा स्ट्रेट लाइन, 3 तरह की संरचना में मिलता है। एक तो ऐसा, समझ गए होंगे, एक ऐसा जिसमें डबल बॉन्ड बीच में हो। देखो दोनों में डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस है। इसमें डबल बॉन्ड स्टार्टिंग में है, इसमें मिड में है। और एक ऐसा भी तो मिल सकता है ब्रांच्ड वाला है, एक ऐसा भी तो बन सकता है जिस ब्रांच शाखित, ऐसा है। इसमें डबल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं, समझ गए होंगे। इसमें भी तो एक डबल बॉन्ड है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये दोनों तीनों में देखो कार्बन 4 है। हाइड्रोजन जोड़ लो, यहाँ कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। ऐसे यहाँ पर 3, यहाँ 1 ही आएगा ना, CH, यहाँ 1 क्योंकि, और यहाँ 3। ऐसे यहाँ ये कार्बन 2 बंद बना रहा है तो 2H, यहाँ पर कोई H नहीं आएगा, यहाँ 3 आएंगे, यहाँ 3 आएंगे। सभी देख लो C4H8 है या नहीं है? हैं। अब इनका नाम लिखना है सबका। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं इसको फ्री करता हूँ। भाई एक बात तो फिक्स हो गई, 7 में कार्बन संख्या 4 है, तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे? ब्यूट, और पीछे क्या लगाएंगे? आइलीन। तो सभी में ब्यूटाइलीन तो लिखना है, पर अब विभेद भी तो करना है। ये भी ब्यूटाइलीन होगा ऐसे तो, और ये नीचे वाला भी ब्यूटाइलीन ही होगा, पर विभेद भी तो करना है नाम में। अच्छा, इसमें तो मुझे सिंपल दिख गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड कार्बन पर एक CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये तो आइसोब्यूटाइलीन है। ये नीचे ही नीचे का तो आइसोब्यूटाइलीन है, क्लियर है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेकंड कार्बन पर एक CH3 जुड़ा हुआ है। क्लियर? अब दिक्कत आई इनकी, साहब इनको आप ऐसा करो N ब्यूटाइलीन लिख दो दोनों के। मैंने क्यों? क्योंकि देखो साहब दोनों ही सीधी श्रृंखला वाले हैं। मैंने कहा गलत बात, अगर मैं दोनों N लिखूंगा तो दोनों के आगे लिखूंगा N, लिखने से कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे नाम में विभेद हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। आपको पता ही है नाम में विभेद करने के लिए N आइसोनियो लगाते हैं, पर यहाँ N लगेंगे तो दोनों के आगे लगेंगे, क्योंकि दोनों ही सीधी श्रृंखला वाले हैं, तो हम N नहीं लगाएंगे। इसका नाम है, याद रखना पड़ेगा, अल्फा ब्यूटाइलीन, और इसका नाम है बीटा ब्यूटाइलीन। N क्यों नहीं लगाया? क्योंकि N लगाने से कुछ भी नहीं हो रहा। तो आपको इन चारों के सामान्य नाम याद करने हैं। ये एथाइलिन सामान्य नाम चल रहे हैं, ये एथाइलिन, ये प्रोपाइलिन, ये अल्फा ब्यूटाइलिन और ये बीटा ब्यूटाइलिन। क्लियर? और ये है आइसोब्यूटाइलिन। तो हमने आज पढ़े द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का नामकरण, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का नामकरण। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू देखो, जब आपके समझ में आएंगी। आप बीच में से कोई वीडियो देखोगे नहीं आएगी समझ में। ठीक है? वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट आप जरूर कर दिया करो। ठीक है ना? तो अगली क्लास में आप समझ गए होंगे त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का नामकरण हम पढ़ेंगे। ठीक है? प्रिपेयर करो, नोट कॉपियों में लिख रहे हो ना, तो इनको कॉपियों में लिखो अब। ठीक है? क्योंकि काम की चीज़ें पढ़ी जा रही हैं। थोड़ा बहुत आपने पहले 10वीं में पढ़ा होगा, पर अब लेवल बढ़ाएगा। ठीक है ना? तो इसको ढंग से नोट कर लेना, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों बिना कहे आप समझ गए होंगे मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूँ। लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करो। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।
ओके, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट।